ओके स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग स्नेहा। आज का जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, पहले मैं बता देता हूँ, इट इज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम जो बात करेंगे, ठीक है, जेके बोस के हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो ये आउट ऑफ सिलेबस का टॉपिक है। लेकिन इस चीज को मैं जो पढ़ाऊंगा, इसका जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को हमने आगे यूज करना है। और ऐसे टॉपिक्स के अंदर उस रिजल्ट को हम यूज करेंगे जो कि आपके एग्जाम में हर बार आता है। क्वेश्चन क्वेश्चन कौन सा आता है आपके एग्जाम में? लेंस मेकर फार्मूला। और उस लेंस मेकर फार्मूला को जब हम ड्राइव करते हैं, तो वहां पे एक पर्टिकुलर हम फार्मूला हमें यूज करना पड़ता है। फिर आपके दिमाग में आता है सर ये फार्मूला कहाँ से आया, वो फार्मूला कहाँ से आएगा, इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ी कुछ बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला बोलता है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या है? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? द पोर्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे रिफ्रैक्शन आएगा। द पोर्शन ऑफ रिफ्रैक्शन whose refracting surface from the spherical surface is known as spherical refracting surface। नाम से पता चल रहा है एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। रिफ्रैक्शन क्या होती है? लाइट इधर जाएगी और अपने पाथ से बेंड कर जाएगी। जब अपने पाथ से बेंड करती है और साथ साथ में अपने मीडियम को भी चेंज कर देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? वो सरफेस जहां जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो, उसे हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। दो किस्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरा होता है कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? द रिफ्रैक्टिंग सरफेस whose convex surface is toward the rarer medium। एक सेकेंड, मैसेज आया सर, वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। मैंने देखो क्या बताया, एक और वापस रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में आपको बता रहा हूँ। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? ये वो पोर्शन होता है जहां से क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है। द पोर्शन ऑफ रिफ्रैक्शन whose refracting surface from the spherical surface is known as spherical refracting surface। सिंपल सी बात बोली मैंने। भी रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन मैंने आपको बताई हुई है पहले भी। रिफ्रैक्शन क्या होती है? ये आपका कोई सरफेस है, जब लाइट इधर आएगी, ये एक मीडियम होगा, ये दूसरा मीडियम होगा। लाइट जैसे यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ जाके बेंड कर जाएगी अपने पाथ से। जब अपने पाथ से बेंड हो जाती है और साथ में अपने मीडियम को चेंज कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन, जिस सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो किस्म के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरा होता है कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दो किस्म के आपके क्या हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? ये वो सरफेस होता है, ये वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है जिसका कॉन्वेक्स सरफेस जो क्या होता है? टूवर्ड द रेयरर मीडियम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेयरर मीडियम है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है, और एक सरफेस होगा पूरा का पूरा ऐसे करके। और इसका देख रहे हो कन्वेक्स सरफेस जो है, कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, वो किस तरफ है? रेयरर मीडियम की तरफ है। और डेंसर, ये पूरा का पूरा मान लीजिए कि गिलास है, पूरा गिलास ऐसे करके, ये पूरा क्या होगा? गिलास होगा। यानी कि ये क्या होगा? डेंसर मीडियम। और ये जो हिस्सा होगा ऐसे करके, ये कैसा आपका? कॉन्वेक्स नेचर का। तो ये किस तरफ होगा? आपका रेयरर मीडियम की तरफ होगा। दूसरा देखते हैं कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होगा? द रिफ्रैक्टिंग सरफेस उस कॉन्केव सरफेस इज टूवर्ड द रेयरर मीडियम। जिसका कॉन्केव सरफेस जो होगा, वो किस तरफ होगा? रेयरर मीडियम की तरफ होगा। बाकी ये पूरा ग्लास होगा ऐसे करके। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, प्लास्टिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। लेकिन इसका जो कॉन्केव सरफेस होगा ना, वो किस तरफ होगा? रेयरर मीडियम की तरफ होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सभी को समझ आई होगी, ठीक है ना। ये बात क्लियर। नेक्स्ट देखो, कंजम्पशन। यहाँ भी कुछ हमें कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ती हैं जब इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो है, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज। जो आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे यहाँ पे, वो कैसा होना चाहिए? पॉइंट साइज का होना चाहिए। पहली बात इंपॉर्टेंट है।
दूसरा, अपर्चर शुड बी स्मॉल। अपर्चर पता है ना, यहां से रिफ्रैक्शन होगी, ये जो हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दूसरा इंजम्पशन। एंड थर्ड इंजम्पशन, जो आपकी इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती हैं, उनको वो जो एंगल्स बनाती हैं वो एंगल्स क्या होनी चाहिए, बहुत स्मॉल होनी चाहिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक तो आपकी नॉर्मल होती है, उस नॉर्मल के ऊपर ये ऐसे करके एक नॉर्मल होती है, ये जो क्या है आपकी नॉर्मल, इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल जो बनेगी, और इस नॉर्मल और इस रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगी, ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल बहुत ज्यादा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। थर्ड इंजप्शन। और आपको पता है जब भी एंगल छोटी हो, स्मॉल एंगल्स हो, अगर साइन आई लिखना हो, ये किसके बराबर होगा, आई के बराबर ही होगा। और जब आपको साइन आर लिखना हो, आर भी क्या है आपकी छोटी एंगल है, तो साइन आर भी कैसे लिख सकते हैं हम, आर लिख सकते हैं, यहाँ पे वही समझाया हुआ है। साइन आई किसके बराबर, आई के बराबर, एंड साइन आर किसके बराबर, आर के बराबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? तब तक नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है यहाँ पे, इसके अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर मीडियम एट कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हमारे पास कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा होता है, मैं एक बार यहाँ पे आपको अलग से डायग्राम बना के सिखाऊंगा, और डायग्राम अच्छे से समझना। देखिए यहाँ पे ये मेरे पास एक इस तरह से सरफेस है, ये लीजिए, ठीक है। ये हिस्सा देख रहे हो, ये कैसा है, कॉन्वेक्स है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्लास है, ये डेंसर मीडियम होगा, और कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो किस तरफ है, रेयर की तरफ है। तो यानी कि ये कौन सा सरफेस हुआ आपका, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ। और यहाँ पे इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी, तो मैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊंगा, यहाँ से इस तरह से, क्योंकि ये एक किस्म का लेंस टाइप दिख रहा है इस तरह से, ये मैंने इसकी क्या बना दी, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी एक। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो, मुझे एक यहाँ पे रे यूज करनी है जो कि इंसिडेंट होगी। कहां पे इंसिडेंट होगी, आपके इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेगी। किस तरह से, समझने की कोशिश करना। मैंने पहले बोला हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है ओ, पॉइंट साइज है, छोटा सा होना चाहिए। ये छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ऐसे करके नहीं लिया, बड़ा नहीं लिया, छोटा वाला लिया, पॉइंट साइज। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी कुछ इस तरह से, और इंसिडेंट होगी यहाँ पे। जैसे रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो रे की क्या होनी है, रिफ्रैक्शन होनी है, क्योंकि ये कैसा सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जैसे यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो रिफ्रैक्शन होगी। अब रिफ्रैक्शन किस तरह से होगी वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहले, सबसे पहले मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। अब नॉर्मल किस तरह से ड्रॉ होगा, नॉर्मल ड्रॉ करने से पहले आपको पता है ये क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है ना, स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस है, स्फेरिकल। तो ये इसको ऐसे करके बनाऊंगा तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, ये स्फीयर बन जाएगा ना एक पूरा ऐसे करके, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। मान लीजिए इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे, यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, तो सी के साथ डिनोट करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, अगर ये आपका एक सर्कल है जो स्फीयर है, और इसका अगर ये सेंटर है, अगर मैं यहाँ पे रेडियस बनाता हूं, ये रेडियस हमेशा यहाँ पे इस टेंजेंट के ऊपर हमेशा क्या ड्रॉ करेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, यानी कि क्या बनाएगा, नॉर्मल बनाएगा। ये बात आपको पता होगी। सेंटर से कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हो सर्कल के ऊपर, ये हमेशा कैसी गिरती है, इसके ऊपर नॉर्मल गिरती है, यानी कि परपेंडिकुलर गिरती है। ये बात मैंने आपको कितनी बार बताई हुई है। ओके, एक्चुअली मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। कहाँ पे ड्रॉ करना है नॉर्मल, मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है यहाँ पे, यहाँ पे मुझे नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेंटर से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा, ये क्या है मेरा नॉर्मल।
अब तुम लोग मुझे बताओ, यहाँ पे मैं डॉटर लाइन यूज करता हूँ ताकि आपको पता चलेगी कि ये नॉर्मल है, ठीक है। ये मेरा क्या है, नॉर्मल। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा क्या, नॉर्मल। अब मुझे क्या करना है, यहाँ ये कौन सा मीडियम था आपका, रेयरर। ये कौन सा मीडियम था आपका, डेंसर। जब भी लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो लाइट क्या करती है, बेंड करती है, कैसे, टूवर्ड द नॉर्मल। इसको, ये एक्चुअली जा किस तरफ रही थी, ये जो रे थी आपकी, ये किस तरफ जा रही थी, इस तरफ जा रही थी। पर ये क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी अपने पास से। जैसे ही ये बेंड करेगी तो किस तरफ, टूवर्ड द नॉर्मल। ये बेंड होकर किस तरफ चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। जाना कैसे था इसको, ऐसे। पर ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है, तो बेंड करके किस तरफ चली जाएगी, नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल क्या है आपका, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई अभी भी पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि डायग्राम थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बाद में। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे हमारी ये क्या बनी है, अभी जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये क्या बनी, हमारी इमेज बनी। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट जो बनाया, ये क्या बना आपका, इमेज। इसको आई के साथ लिख देता हूँ, ठीक है जी। ओके, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, दैट इज योर इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इमेज बनी है। सर डायग्राम रिपीट कर दो। ओके, मैं डायग्राम रिपीट कर रहा हूं। देखिए, मैंने क्या बताया अभी तक, सिंपल सी बात कही मैंने कहा ये मेरा एक सरफेस है। कैसा सरफेस है, कॉन्केव सरफेस, सॉरी कॉन्वेक्स सरफेस है। अंदर वाली साइड क्या होती है इसकी, रेयर मीडियम है। और बाहर वाला सरफेस क्या, ये क्या है आपका, डेंसर, सॉरी रेयर मीडियम है। और ये कैसा है आपका, डेंसर मीडियम है, पहली बात। अब मैंने एक यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ठीक है, ऐसे करके प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। यहाँ पे हमें कैसा ऑब्जेक्ट लेना होता है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेना होता है। मैंने पहले ही बताया था आपको अंजम्पशन में। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी इस तरह से, यहाँ पे आके फॉल करेगी। जैसे यहाँ पे आके फॉल करेगी, आपको पता है मीडियम जब भी चेंज होता है तो रे बेंड कर जाती है, जहां तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, जहां टूवर्ड द नॉर्मल। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ओके, फिर उसके बाद ये रेयर मीडियम था और ये आपका डेंसर मीडियम है। रेयर टू डेंसर जब भी लाइट जाती है तो वो बेंड करती है टूवर्ड नॉर्मल। तो ये जानी कैसी थी, ऐसे जानी थी, पर ऐसे ना जाके ये क्या करेगी, बेंड करगी, इस तरह से चलेगी। ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये आपकी क्या है, इमेज है। समझ आ गई आपको। और ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इज इट क्लियर स्नेहा। अब आगे देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने बोला यहां से लेके ये और ये डिस्टेंस, फिर आपका यहां से लेके और यहां से लेके, ये जो डिस्टेंस आपका, इसको हम क्या बोल लेंगे, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको किसके साथ लिखते हैं, यू के साथ। और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस किसके साथ लिखते हैं, वी के साथ। और ये क्या था आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगा आपका, रेडियस आर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस सर, क्लियर हो गया ना, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल डायग्राम होगी। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स भी हैं भाई साहब, एंगल्स भी बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये जो आपका ऑब्जेक्ट से रे गई थी, यहाँ पे एंगल कितनी बनी बनी, मान लीजिए अल्फा एंगल। कितनी एंगल बनी, अल्फा। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होती है, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टर रे है, तो कौन सी एंगल होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ आ रही होगी। और इमेज, ये जहां पे जो इमेज बनी और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को मैं किसके साथ लिख लेता हूँ, बीटा के साथ लिख देता हूँ, बीटा। और लास्ट एंगल बची हुई है आपकी कौन सी, ये वाली। तो ये एंगल मान लीजिए कौन सी, आपकी गामा। ये सारी एंगल्स मैंने यहाँ पे बना दी है, ठीक है। और डायग्राम में थोड़ी सी जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये दिख रही होगी आपको डायग्राम, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, क्या क्या एंगल्स बताइए, एक बार फिर से मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये एंगल जो बनी है आपकी, अल्फा एंगल बनी है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और यहाँ पे एंगल जो बनी है दैट इज योर बीटा एंगल, एंड यहाँ पे जो एंगल बनी है दैट इज योर गामा। ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। और ये जो मीडियम था ये आपका डेंसर मीडियम था, इसको मैं किसके साथ लिख रहा हूँ, μ2 के साथ। और ये आपका कौन सा रेयरर मीडियम था, इसको किसके साथ लिख रहा हूँ, μ1 के साथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये डायग्राम सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये डायग्राम क्लियर होगी तभी आपको आगे लेंस मेकर फार्मूला समझ आएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत। अभी देखो जितना ही मैंने आपको समझाया ना यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने कंप्लीट समझा दी आपको, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, सब कुछ मैंने समझा दिया आपको। ये μ1 है, ये μ2 है, सेम डिट्टो डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। आप वो वाली भी प्रेफर कर सकते हो जो मैंने समझाई है, डिट्टो वही डायग्राम होगी। अब समझाया जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है वही चीजें। कंसीडर कर लो एक कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओ क्या है आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, आई क्या है आपकी इमेज है, ठीक है, आई क्या है आपकी इमेज है, इसको ये क्यों नहीं चल रहा अब, आई क्या आपकी इमेज है, सी क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिकॉज नॉर्मल फॉर द स्फेरिकल केस मीट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। मैंने क्या बोला, बनाया था ना हमने नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करने के लिए हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया था ये, तो यहाँ पे वही लिखा है। क्यों है, सी क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्यों, बिकॉज नॉर्मल फॉर स्फेरिकल केस, स्फेरिकल केस के केस में नॉर्मल जो होता है वो कहाँ पे मीट करता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर मीट करता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या ये बात क्लियर है ना, ये मैंने पहले ही बताई थी आपको। अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ, क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑन ए। अब ए कहाँ पे है वो समझते हैं। ए पॉइंट कौन सा आपका, यहाँ पे जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हुई थी, ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्नेल्स लॉ लगाना है, और ये आपका यहाँ पे ये क्या आपका रेयरर मीडियम है, एक सेकेंड, ये आपका क्या है, रेयरर मीडियम है, ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम, जिसको μ2 के साथ लिखा हुआ है। और ये आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या आपकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और स्नेल्स लॉ आपको पता है बहुत अच्छे से, क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर होता है, कहां से लाइट जा रही है, फर्स्ट मीडियम से कहां से, सेकंड मीडियम में जा रही है, इस तरह से लिखते हैं। और जहां इसको जब हम लिखेंगे रेसिप्रोकल की फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा। ये बात मैंने आपको सिखाई हुई है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जितनी भी एंगल्स यहाँ पे बनेंगी वो बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। अगर एंगल छोटी है तो साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ आई लिख सकता हूँ, और साइन आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल आर लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले तो मैंने इस साइन आर को क्या कर दिया, इस तरह भेज दिया, और इस μ2 को मैंने किस तरह भेज दिया, इस तरह भेज दिया। ऐसा करने से हमारे पास क्या आ गया, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। साइन आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, साइन आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, बिकॉज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। मैंने पहले एजम्पशन में बता दिया था आपको। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये लीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा उसी समय पूछ लेना, ठीक है। आगे देखिए, अब आप ट्राइंगल में चले जाओ। अब देखो आपको क्या करना है, आई भी मिल चुका है, आर भी मिल चुका है। अब आपको फाइंड करना है आई की वैल्यू और आर की वैल्यू इन दी फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की फॉर्म में आपने आई की और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आई और आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ट्राइंगल में चले जाओ, ए ओ सी। कौन सी ट्राइंगल, ए ओ सी, कहाँ है ए ओ सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ सी। ये तो ए हो गया, ये तो सी हो गया, है ना। कौन सी ट्राइंगल, ये वाली ए ओ, एक मिनट, ये वाली, मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ फिर आपको दिखेगा, ये वाली दिख रही है, ए ओ सी। और यहां पे आपको पता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहाँ पे एंगल क्या बन रही है आपकी। चलो इसको तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। मैं कौन सी ट्राइंगल में आ गया हूँ, ए ओ सी में। अब यहाँ पे ये एंगल क्या है, अल्फा, ये एंगल क्या है आपकी गामा, और इस एंगल को देखो, ये कौन सी आपकी एंगल आई। क्या आपको ये चीज पता है, एंगल ऑफ
ये वाली एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये कौन सी एंगल आपकी एक्सटीरियर एंगल आई, ये एंगल किसके बराबर होगी, दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। देखना सुनना बात मैंने क्या बोला, एंगल आई किसके बराबर होगी आपकी, एंगल अल्फा प्लस गामा। क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। आपको वहां पे अगर सही से नहीं दिखा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपका कौन सा पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट ओ, ये पॉइंट आपका सी, हम इस वाली ट्राइंगल में आए हुए हैं, ये वाली, और ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ओ सॉरी ये गामा है, ये अल्फा है और ये क्या है, गामा है। तो दो इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है एक ट्राइंगल के अंदर। हमने यही लिखा है, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। आई किसके बराबर आपका, अल्फा प्लस गामा। तो ये एंगल बहुत ज्यादा छोटी है, एंगल बहुत ज्यादा छोटी है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, tan अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर, tan गामा किसके बराबर होगा, गामा के बराबर। तो अल्फा को मैं tan अल्फा भी लिख सकता हूँ, गामा को tan गामा भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे वही किया, आई इक्वल्स टू क्या हो गया, tan अल्फा और प्लस tan गामा। क्या ये बात समझ आ रही है सभी को। अब एक ट्राइंगल में चल जाओ, इन ट्राइंगल ओ ए एम, कौन सी ट्राइंगल बोली मैंने, ओ ए एम। अब ये कौन सी ट्राइंगल है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा, ओ ये वाला एम, कौन सा, मैं वहां पे भी आपके लिए डायग्राम पे थोड़ा सा कर देता हूँ एट पॉइंट। यहाँ पे एक बार लाइन ले लेते हैं, ये आ गई हमारे पास लाइन। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक हमने क्या ड्रॉ कर देना है, परपेंडिकुलर, कौन सा, ए एम। कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ए एम। अब आप दो ट्राइंगल्स में जाओगे, कौन कौन सी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का नाम है ओ ए एम, दूसरी कौन सी है, एम ए सी। कौन सी, ओ ए एम, ओ ओ ए एम, दूसरी कौन सी है, ए एम सी। ये दो ट्राइंगल्स में जाएंगे, तो क्या होगा, जब आप tan अल्फा की बात करेंगे तो tan अल्फा आपको कितना मिलेगा, बताओ मुझे, ए एम अपॉन ओ एम। और tan गामा कितना मिलेगा, बताओ मुझे, tan गामा, यानी कि इस ट्राइंगल की बात हो रही है, तो क्या मिलेगा आपको, tan गामा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि ए एम अपॉन सी एम। ये कैसे लिख दिया, पता चला सभी को, नहीं पता चला नो लिखो। तो यहाँ पे हमने जो लिखा था वो यहाँ पे वही लिख दिया, ए एम अपॉन एम ओ प्लस ए एम अपॉन एम सी या सी एम। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ये देखिए। अब सिमिलरली ये तो हमें आई मिल गया, ऐसे हमें क्या फाइंड करना है, गामा। गामा फाइंड करने के लिए ट्राइंगल में चले जाओ, ए आई सी। अब ए आई सी कहाँ पे है वो देखते हैं, कहाँ ए आई सी, ए आई सी, इस ट्राइंगल में चले जाते हैं। तो क्या होगा ए आई सी में, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये दो एंगल्स देखो ध्यान से, ये वाली और ये वाली, आर प्लस बीटा किसके बराबर आपकी, गामा के बराबर है। लिख सकते हैं ना इसको, तो यहाँ पे वही लगाएंगे हम, देखना, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। पर हमें फाइंड क्या करना, आर चाहिए, तो बीटा को दूसरी तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो यहाँ वही हुआ है, आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। अब tan गामा और tan बीटा आपको निकालना है, इसके लिए आपको ट्राइंगल में जाना पड़ेगा, फिर से कौन सी, एम ए सी एंड ए एम आई। कौन सी, एम ए सी, कौन कौन सी ट्राइंगल, एम ए सी, फिर से वही ट्राइंगल में आ गए, दूसरी कौन सी, ए एम आई, ये वाली ट्राइंगल। तो लगाओ आप यहाँ पे, हमारे पास टाइम भी कम बचा है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, एक टाइम tan गामा। तो tan गामा तो आपको पता है ए एम अपन सी एम है। दूसरा कौन सा लगाएंगे हम, कौन सी ट्राइंगल में, ये वाली ट्राइंगल में, ये वाली ट्राइंगल,
इसमें जब हम लगाएंगे तो tan बीटा क्या होगा आपका, tan बीटा ध्यान से देखना, am अपॉन क्या आएगा, एम आई, क्या आएगा, एम आई। तो यहाँ पे जब मैंने लगाया तो क्या आ गया, देखो गामा की जगह क्या है, ए एम अपॉन एम सी, माइनस बीटा की जगह क्या है आपका, ए एम अपॉन एम आई। अब किस कुछ के दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे लिख दिया, क्योंकि आर इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, टैन गामा माइनस टैन बीटा, और टैन गामा की वैल्यू क्या है, ए एम अपॉन एम सी माइनस ए एम अपॉन एम आई। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ आई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, ये जो इक्वेशन आई है आपके सामने, दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन आपकी कौन सी, थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को आपको यूज करना है कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी कि आई और आर की जगह आपने क्या पुट कर देनी है, ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखते हैं क्या होता है। आई म्यू वन था, क्या था आपका, आई म्यू वन वैसा ही रहा, आई की जगह क्या आ गया आपका इक्वेशन सेकंड की मदद से, ए एम अपॉन एम ओ प्लस ए एम अपॉन एम सी इक्वल टू म्यू टू आर था, आर की जगह आपका क्या आ जाएगा इक्वेशन थर्ड से, ए एम अपॉन एम सी माइनस ए एम अपॉन एम आई, जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी अभी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करना, जो पीएम है ये बहुत ज्यादा स्मॉल है। अब पीएम क्या है थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पीएम इज वेरी स्मॉल, इसलिए हम एमओ को पीओ लिख सकते हैं और एमसी को पीसी लिख सकते हैं और एमआई को पीआई लिख सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से समझना। मैंने बोला पीएम की जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है। अब पीएम क्या है, ये तो आपका हो गया पी, पोल, पोल। मैं बोल रहा हूँ ये पी से लेके एम तक जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा छोटा है, दिख रहा है आपको, ये वाला, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटा है। तो मैं एमसी को क्या लिख सकता हूँ, पीसी लिख सकता हूँ, एमसी को पीसी लिख सकता हूँ क्योंकि पीएम बहुत ज्यादा छोटा है। दूसरा एम आई, क्या बोला मैंने, एम आई को क्या लिख सकता हूं मैं, पीआई लिख सकता हूं। तीसरा ओ एम, ओ एम को क्या लिख सकता हूं मैं, ओ जब पी ओ लिख सकता हूं। क्या ये बात समझ आई सभी को, यहाँ पे वही लिखा है, एमओ को पीओ, एमसी को पीसी, एमआई को पीआई, ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ध्यान से देखना, एम तो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, तो मैंने कॉमन निकाल दिया, और एमओ की जगह पीओ आ गया, एमसी की जगह पीसी आ गया, यहाँ से भी एम कॉमन है तो कॉमन निकाल दिया, नीचे एमसी की जगह पीसी आ गया, एमआई की जगह पीआई आ गया। क्या ये बात समझ आई सभी को, एम और एम क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या बचा हमारे पास, म्यू वन 1 अपॉन पीओ प्लस 1 अपॉन पीसी इक्वल्स टू म्यू टू 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करने हैं हमें, साइन कन्वेंशन मैंने आपको पहले भी वैसे पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पे पीसी की वैल्यू क्या होगी, पी से पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी से लेके आई तक, आई क्या थी, इमेज, तो क्या होगा इमेज डिस्टेंस वी, और पी से लेके ओ तक, ये पीओ है, ओ क्या होगा आपका इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि क्या होगा माइनस यू। मैंने सिखाया हूं ना आपको, स्टार्टिंग में ही सिखाया था। अगर आप डिस्टेंस ले रहे हो पीसी तो आर होगा, जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो साइन पॉजिटिव लगाते हो, जब भी आप राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करते हो तो साइन नेगेटिव लगाते हो। तो पी से लेके ओ तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पी से लेके आई तक जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी योर इमेज डिस्टेंस, जो कि क्या होगा पॉजिटिव होगा। किसी को अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकता है, पहले बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर देनी है इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, म्यू वन इंटू 1 अपॉन पीओ की जगह क्या आ जाएगा माइनस यू, प्लस 1 अपॉन पीसी, पीसी की जगह क्या आ जाएगा आर, इक्वल्स टू पीसी की जगह फिर से आर आ जाएगा, पीआई की जगह क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, ये माइनस बीच में था, ये प्लस प्लस का था। इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए। म्यू, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्रैकेट जैसी ओपन की तो क्या आ गया, म्यू वन अपॉन यू, साइन कौन सा साथ में नेगेटिव लगा हुआ है, फिर प्लस का प्लस आ गया, फिर म्यू वन अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या म्यू वन अपॉन आर आ गया, इक्वल टू का इक्वल टू आ गया, फिर म्यू टू अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, म्यू टू अपॉन आर आ गया, माइनस का माइनस म्यू टू अपॉन बी आ गया। क्या ये बात समझ आ रही है।
अब आर आर वाली टर्म मैंने एक साइड कर दी, तो मैं क्या करूंगा देखना, इस μ1 अपॉन आर को इस तरह भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, μ1 अपॉन आर वाली टर्म को मैं इस तरह भेज दूंगा और μ2 अपॉन वी वाली टर्म को इस तरह भेज दूंगा। देखना क्या होता है, μ1 अपॉन, ये मैं अलग से लिख रहा हूं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो अच्छे से, थोड़ा सा मोटा मोटा लिखते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, μ1 अपॉन यू था साइन नेगेटिव, और इस टर्म को मैंने इस तरह भेज दिया, ये साइन नेगेटिव था, उधर जाके कैसे हो जाएगा पॉजिटिव का, तो क्या हो जाएगा प्लस μ2 अपॉन वी इक्वल्स टू, इस टर्म को उस तरह भेजना है, तो यहां पे क्या था, μ2 अपॉन आर था, ये पॉजिटिव की थी, उधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव की, तो माइनस μ2 अपॉन आर हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और ही रेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू आर, आर नीचे कॉमन है तो कैसे लिख सकता हूँ, μ2 माइनस, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये पॉजिटिव का ये इधर जाके ये 1 लग रहा था इसके साथ, ठीक है, तो क्या जाएगा μ2 माइनस μ1, नीचे क्या आएगा आर, ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड रिलेशन है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ वैसा का वैसा, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड रिलेशन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम यूज करेंगे कहाँ पे, आपके लेंस मेकर फॉर्मूले में सॉरी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सेम टॉपिक आपका कॉन्केव स्फेरिकल मिरर का, जिसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है, ठीक है, अगर आपको इसको खुद करना होगा, एक्चुअली मैंने कल अगर आप क्लास अटेंड करते, मैंने ये वाला टॉपिक भी आपको करवाना था खुद ही, लेकिन ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, पहले आउट ऑफ सिलेबस एक टॉपिक करवा दिया। हमें रिजल्ट याद रखना है ये वाला, अब रिजल्ट भी याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए कैसे, पहला हमने कौन सा केस किया, पहला हमने केस पढ़ा, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, टाइम हमारे पास 2 मिनट है, ध्यान से देखना। पहला हमने केस पढ़ा किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला आया वो क्या फार्मूला आया, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, ये फार्मूला आया है। लेकिन जब हम कॉन्केव की बात करते हैं, याद कैसे रखना वो भी बताऊंगा, कॉन्केव की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है म्यू, कलर चेंज करता हूं मैं, μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर, ये फार्मूला होता है इसका। देखिए आपको ध्यान से अगर आप डायग्राम को देखोगे, किसकी वाली, कॉन्वेक्स वाली, देखना ये आपकी डायग्राम थी, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो कहां पे था, U1 में था, यानी कि रेयर मीडियम में था, और जो आपकी इमेज बनी वो कहां पे बनी, डेंसर मीडियम में बनी, μ2 में बनी, इमेज μ2 में बनी है, तो इसलिए हम μ2 के नीचे क्या रख रहे हैं, बी रख रहे हैं। मैंने क्या बोला इमेज आपकी μ2 में बनी हुई है, इमेज आपकी μ2 में बनी हुई है, इसलिए क्या आया, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन क्या आ जाएगा यू, क्योंकि आपका μ2 μ1 में क्या बनी है आपकी ऑब्जेक्ट है, और μ2 में क्या आपका इमेज, वापिस रिपीट कर रहा हूं, μ1 में आपका क्या था ऑब्जेक्ट था, इसलिए μ1 अपॉन यू, फिर मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, और यहाँ पे क्या आपका μ2 अपॉन वी है, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि आपका μ2 में आपकी क्या बनी थी, इमेज बनी थी। इस तरह की चीज को आपको याद रखना। जब आप कॉन्केव की बात करते हो, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे होता है,